नमस्कार जी साथियों। तो साथियों, हमने सारे मॉडल पेपर देख लिए हैं और आज हम देखेंगे आपका भूगोल का मॉडल पेपर, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही मददगार रहने वाला है। साथियों, सारे मॉडल पेपर हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताए, क्वेश्चन बैंक से छाटे हैं सारे प्रश्न। ओके साथियों, और इस भूगोल का जो मॉडल पेपर है वो भी आज हम आपके लिए ला रहे हैं और देखेंगे साथियों। तो इसका पहला क्वेश्चन हम देखेंगे कि मानव समाज एवं प्रकृति की प्रबल शक्तियों के मध्य अन्योन्य क्रिया को कहा जाता है। तो उसकी अन्योन्य क्रिया होती है तो उसको क्या कहा जाता है साथियों? तो बिल्कुल उसको निस्यवाद कहा जाता है। इसमें एक नव निस्यवाद भी आया है, तो बिल्कुल दोनों में डिफरेंट आपको करना है। तो बिल्कुल निस्यवाद कहते हैं, नव निस्यवाद नहीं कहते हैं। ओके, आगे क्वेश्चन है दूसरा नंबर का है कि इनमें से कौन सा जनसंख्या प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो इनमें से प्रतिकर्ष कारक आपको चुनना है। तो बिल्कुल इसमें शिक्षा हो जाएगा साथियों, जो बिल्कुल आर्थिक में चुनना है। तो जनसंख्या के बारे में तो प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं है, शिक्षा नहीं है। यानी कि प्रवास का मतलब प्रतिकर्षण एक दूसरे स्थान पर चले जाना। क्या कहलाता है? बेरोजगारी के कारण चले जाते हैं, प्रतिकूल जलवायु के कारण चले जाते हैं, महामारी के कारण भी चले जाते हैं, लेकिन शिक्षा के कारण ज़्यादा नहीं चले जाते हैं साथियों। आगे है तीसरा नंबर का कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से बढ़ेगी। कथन की विद्वान की जो बड़े व्यक्ति उसने क्या कहा है? तो बिल्कुल वो कहा है थॉमस मॉल्सन है। हाँ जी, तो बिल्कुल जो थॉमस मॉल्सन है उसने कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तीव्र बढ़ रही है। यानी कि खाद्य की जो खाने वाली चीज़ें होती हैं उनकी तरफ ज़्यादा बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ेगी वैसे प्रकार से भी बढ़ेगी साथियों। आगे क्वेश्चन आता है 4 नंबर का कि निम्न में से प्राथमिक क्रिया में सम्मेलन की जो प्रथम कैटेगरी आती है उसमें कौन से लोग शामिल होते हैं साथियों? नहीं होते हैं। तो बिल्कुल अध्यापन कार्य और सेकंड के अंदर आता है साथियों। बिल्कुल खनन वाला और गो पालक वाला, कर्चे पालक वाला, ये तीनों एक ही क्षेत्र के अंतर्गत आता है साथियों। याद रखना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। और देखो साथियों, यदि भविष्य के अंदर आप ज्योग्राफी लेते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है साथियों। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है आपके लिए। आगे है कि निर्माण का सबसे छोटी इकाई, यदि आप किसी प्रकार का निर्माण करते हो तो सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो बिल्कुल कुटीर उद्योग से आप उसकी शुरुआत करते हो। छठा नंबर का है कि तृतीय क्रियाकलापों से संबंधित है कि तृतीय सेक्टर होता है इससे संबंधित क्या है साथियों? तो बिल्कुल सेवा सेक्टर आता है साथियों। क्या आता है? बिल्कुल जो सेवा का सेक्टर आता है वो बिल्कुल इसी के अंतर्गत आता है। कृषि पृष्ठ में आता है, निर्माण ये पृष्ठ में आता है, सभी नहीं आते हैं साथियों। अगला 7 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है कि सुएज नहर निम्न में से किसको जोड़ती है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स के हिसाब से जीके का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर कंपटीशन की तैयारी होती है इसके अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिल्कुल लाल सागर तथा भूमध्य सागर इसको जोड़ती है, सुएज नहर को जोड़ती है। 8वां कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर? विश्व विहार की व्यापार की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि किसी प्रकार व्यापार की दृष्टि से आप सब्जेक्ट लेते हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिल्कुल ये जिनेवा से है, स्विट्जरलैंड जिनेवा से है। आगे है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में औसत जनघनत्व यानी कि 2011 की जनगणना हुई थी, उसके घनत्व की हम बात करें तो कितना रहा था? 382 रहा था साथियों। कितना रहा था? 382 रहा था। आगे है कि देश की जनसंख्या में कितना प्रतिशत गांव में निवास करता है? बिल्कुल आपको लगभग 56% करके आओगे, लेकिन वर्तमान की बात करें तो 56 या 60% रहता है, लेकिन 68% रहता है साथियों। कितना रहता है? 68% गाँव में रहता है, लेकिन वर्तमान की बात करेंगे हम अभी की तो 56% के आसपास रहता है साथियों। अगला 11 नंबर का है कि निम्न में से कौन सी एक खाद्य एवं चारा फसल है? यानी कि खाने योग्य भी है और चारा के योग्य भी है साथियों। बिल्कुल मक्का एक ऐसी चीज़ है जो खाने के लिए भी है, एक गेहूं भी है साथियों। बिल्कुल उसका खाने योग्य भी है और चारा भी हो जाता है उसका। ओके, दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको टिक लगा कि मक्का क्या आना है। 12 नंबर का है निम्न में से कौन सी नदी सबसे अधिक प्रदूषित होती है? तो बिल्कुल सभी को पता है यमुना। ओके, और जिस प्रकार से गंगा नदी को हम पवित्र मानते हैं, सबसे अधिक प्रदूषित गंगा नदी भी है साथियों। आगे है कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बिल्कुल ओडिशा है साथियों। बॉक्साइट का सबसे बड़ा कौन सा है साथियों? ओडिशा हो जाएगा, क्योंकि आपके सामने यदि ओडिशा आ जाए तो ओडिशा करके आना है, उड़ीसा आ जाए तो उड़ीसा करके आना है, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूज इसमें क्या करें हम। आगे है कि भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार मिलता है कहाँ पर मिलता है? बस साथियों, हल्दिया पटना में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? हल्दिया पटना के अंदर इसका विस्तार मिलता है। अगला 15 नंबर का साथियों है कि भारत के निर्यात संगठन में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है? बिल्कुल आभूषण का रहा है। उत्तर से भी मत करके याद आना, आभूषण का सबसे अधिक रतन क्या और आभूषण का सबसे अधिक योगदान रहा है। 16 नंबर का है कि निम्न में से भूमि निम्नीकरण का क्या कारक है साथियों? बिल्कुल अपरदन भी है, लवणता भी है, भूसारता, उत्तर सभी, यानी कि 10 नंबर का इसमें बिल्कुल सही रहने वाला है। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में औसत जनघनत्व तो कितना रहा? भाई ऊपर भी क्वेश्चन आया था 382 रहा था, कितना रहता? 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात है, मिसप्रिंट हो जाती है। तो ओके, और आगे हम क्वेश्चन एक कितना वाले क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। 10 नंबर 10 सही है, बिल्कुल सही है। रिक्त स्थान वाले चुका वाला रिक्त स्थान के किसी देश के निवासी ही उसके वास्तविक होते हैं, तो बिल्कुल उस देश के वास्तविक धन होते हैं। इसमें क्या आएगा? धन आ जाएगा पहले में। दूसरा है कि रसधार खट्टे फलों की कृषि क्षेत्र की विशेषता कौन से क्षेत्र के अंदर होती है साथियों? बिल्कुल भूमध्य सागर ये क्षेत्र होता है, उसकी विशेषता है साथियों। तीसरा है कि विनिर्माण से आज से किसी भी वस्तु का है तो क्या है भाई? कृषि उत्पादन है, यानी कि विनिर्माण से आज से किसी भी वस्तु का उत्पादन से है। चौथा नंबर का है कि तृतीय क्रियाकलाप सेक्टर से संबंधित, जो तृतीय क्रियाकलाप है कौन से सेक्टर के अंतर्गत आता है साथियों? बिल्कुल सेवा का सेक्टर आता है। तृतीय क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित रखता है। 5वां एक सड़क व रेल मार्ग परिवहन का भाग है, कौन से परिवहन का भाग है? तो स्थल का, यानी कि सड़क व रेल मार्ग स्थल परिवहन का भाग है। छठा है कि भारत में अंकित अंतिम जनगणना सन में कौन से सन के अंतर्गत हुई? सभी को पता है 2011 के अंदर अंतिम जनगणना हुई थी 2021 के अंदर।
31 के अंदर हो गए साथियों। आगे हैं ग्रामीण बस्तियों में अधिकांश लोग आर्थिक क्रिया में संलग्न रहते हैं, यानी कि इसके अंदर आपका हो जाएगा कृषि हो जाएगा। ओके, ग्रामीण बस्तियों में अधिकांश लोग कृषि का आर्थिक क्रिया में संलग्न रहते हैं। 8वां है कि भू यानी कि राजस्व भू विभाग भू उपयोग संबंधी अभिलेख रखता है, यार इसमें क्या आ जाएगा साथियों आपके सामने, इसमें आ जाएगा आपके सामने भू राजस्व, क्या जाएगा भू राजस्व आ जाएगा। नवा है कि धरातल और गैस जो भूम जल का सबसे अधिक उपयोग कहाँ पर होता है, ये बिल्कुल कृषि कार्य के अंतर्गत होता है साथियों। 10वां है कि प्रवर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम को पंचवर्षीय यानी कि 5वीं पंचवर्षीय में शामिल किया गया है, किसमें किया गया 5वीं में शामिल किया गया है साथियों। क्लियर हुआ, याद रखना है कब किया था 1974 से 1978 चली थी साथियों। ये आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंचवर्षीय कब से कब चली थी, 1974 से लेकर चली थी साथियों 1978 तक चली थी। क्लियर हुआ, इसके अंदर 74 हो गया, 75 हो गया, 76 हो गया, 77 78 हो गया साथियों, 2 2 4 5 हो गया साथियों। क्लियर हुआ, पंचवर्षीय इसी को कहते हैं। आगे फिर आते हैं हमारे पास में अति लघुरात्मक प्रश्न। तो इसका पहला प्रश्न हमारे पास में दिया गया है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है भाई साथियों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पर्यावरण निश्चयवाद वह है जो मानव भूगोल की एक प्रमुख विचारधारा है, क्या है, मानव भूगोल की एक प्रमुख विचारधारा है। दूसरा है कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, सभी को पता रहना चाहिए कि जनसंख्या घनत्व उसे कहते हैं जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाते हैं। तीसरा है कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने विकास को किस रूप में देखा है, तो बिल्कुल स्वतंत्रता वृद्धि के रूप में, कि कोई भी व्यक्ति उसे स्वतंत्रता अपनी जिम्मेदारी से जीने का पूरा हक है और वृद्धि करने का अपने शरीर में पूरा हक है साथियों। पांचवा है कि विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं, तो विनिर्माण उद्योग वह प्रक्रिया है जिसमें कच्चे माल या घटकों को तैयार उत्पादन में बदलने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, ये कहलाती है विनिर्माण कहलाता है। पांचवा है कि श्रृंखला भंडार क्या होते हैं, तो श्रृंखला भंडार वह होता है जो एक प्रकार के खुदरा संगठन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो एक से अधिक खुदरा स्टोर से बना हुआ होता है और इसका स्वामित्व और संचालन एक ही प्रबंधन कंपनी द्वारा किया जाता है, जिसको चलाने वाला और इसका स्वामित्व इसका मालिक भी एक ही व्यक्ति होता है साथियों। छठा है कि जल संसाधन क्या होता है, तो जल संसाधन वह होता है जो पानी के प्राकृतिक स्रोत होते हैं, ओके, जिनका इस्तेमाल मनुष्य के लिए किया जाता है। ओके, ये संसाधन क्या होता है, जल संसाधन वही जो हमारे प्राकृतिक स्रोत है, इसका उपयोग मनुष्य के द्वारा किया जाता है, खाने के लिए, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, कृषि के लिए, बहुत सारे के लिए किया जाता है। सातवां है कि भारत का कौन सा राज्य में एक दिन सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, बिल्कुल ओडिशा हो जाएगा साथियों। कौन सा हो जाएगा, ओडिशा हो जाएगा। पहला है यानी कि लघुरात्मक का पहला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है कि प्रकृति के मानवीकरण की आपको व्याख्या करनी है साथियों, तो इसका आंसर मैं आपको देता हूँ। देखिए साथियों, यहाँ पर स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि जो प्रकृति के मानवीकरण की व्याख्या का अर्थ है कि उसमें मनुष्य प्रकृति से डरता या उस पर निर्भर नहीं रहता है, यानी कि जो मनुष्य है वो प्रकृति से को डरता नहीं है, यानी कि डरता नहीं है और उस पर निर्भर भी नहीं रहता है, ओके, बल्कि मनुष्य प्रकृति से स्वतंत्र रहता है और उसे अपने अनुसार बदलाव कर सकता है, यानी कि मनुष्य खुद ये चाहता है कि मैं अपनी प्रकृति है उसमें खुद अपने हिसाब से बदलाव करूँगा और इसके अंतर्गत संभववाद विचारधारा और निश्चयवाद आती है। जैसे गर्मी लगने पर हम पंखा चलाते हैं और सर्दी लगने पर हम कंबल ओढ़ लेते हैं, इसी प्रकार से बारिश के मौसम में बारिश होने पर हम छाता ओढ़ लेते हैं। हर प्रकार से प्रकृति पर मनुष्य निर्भर नहीं रहता है, ओके साथियों, लेकिन प्रकृति मनुष्य पर निर्भर वो भी नहीं रहती है साथियों। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं सारे। यदि आप जीवन के अंदर कभी ज्योग्राफी लेोगे तो वहाँ आपको ये चैप्टर इतना सा नहीं मिलेगा, इतना बड़ा मिलेगा, याद रखना है। आगे दूसरा नंबर का क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है कि विश्व में जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले 2 भौगोलिक कारकों का संक्षेप में आपको विवरण देना है साथियों। तो बिल्कुल हम इसका दे देंगे साथियों, चलो देख लेते हैं इसका भी। देखिए साथियों, यहाँ पर स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व का प्रभावित करने वाले 2 भौगोलिक कारक निम्न प्रकार से दिए गए। और भी होते हैं लेकिन 2 का हमने पूछा है तो 2 का ही बताएंगे। पहला बताया गया है इसमें जलवायु, तो जिन जलवायु प्रदेशों में मौसम का बदलाव कम होता है वह ज़्यादा जनसंख्या होती है, यानी कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जलवायु 1 महीने में 2 महीने में यानी कि हर महीने के अंदर बदलाव होता है, वहाँ पर ज़्यादा लोग रहना पसंद करते हैं। जैसे कि भूमध्य सागर प्रदेश हो गया, वही चरम जलवायु या भारी यानी कि ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र इलाकों में जनसंख्या कम घनत्व रहता है, भूमध्य सागर में कम रहता है साथियों। और वही चरम यानी कि ज़्यादा जलवायु वाले क्षेत्र में भी कम लोग रहते हैं, भारी वर्षा वहाँ पर ज़्यादा, जैसे क्षेत्र जहाँ पर अधिक वर्षा होती है वहाँ पर भी कम लोग रहना पसंद करते हैं। जैसे राजस्थान की जलवायु से साथियों, राजस्थान की क्या है, राजस्थान की जलवायु बिल्कुल अच्छी प्रकार की, क्योंकि यहाँ पर कभी सर्दी होती है और सर्दी के अनुरूप डल जाते हैं, कभी गर्मी होती है, गर्मी के अनुरूप डल जाती है, कभी बरसात होती है, बरसात के अनुरूप हर प्रकार की 4 ऋतु यहाँ पर मौजूद है। मुख्य रूप से 3 ऋतु 4 ऋतु मौजूद है, लेकिन इस प्रकार से 6 ऋतु को मानते हैं साथियों। क्लियर बात, तो बिल्कुल अच्छा प्रकार की है। और आगे की बात करेंगे हम जल की उपलब्धता की बात करें तो जीवन के लिए पानी बहुत जरूरी है साथियों, बिल्कुल, यदि जीवन के अंदर पानी नहीं हो, खाना नहीं हो तो व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। इसका इस्तेमाल पीने के लिए, खाना पकाने के लिए, कृषि के लिए और कई कामों में किया जाता है, इसलिए नदी घाटियाँ जैसे पानी वाले इलाकों की अक्सर पानी आबादी वाले लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं। कहने का मतलब जहाँ पर ज़्यादा पानी की आबादी होती है वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं साथियों। आगे का क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है तीसरा नंबर का कि विनिर्माण उद्योग की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखी, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। देखिए साथियों, इसके बारे में बताया गया है कि
इसके बारे में नहीं कि विनिर्माण उद्योग की 3 प्रमुख विशेषता है। पहली विशेषता देखो, बड़े पैमाने पर उत्पादन की, बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर उत्पादन करना और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना। आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल, एक तो हमारी जो वर्तमान की तकनीक है उसका इस्तेमाल करना, कौशल या उत्पादन की विधियों का विशिष्टीकरण। कौशल उत्पादन यानी कि जो तकनीकें चल रही है उसका बिल्कुल भरपूर तरीके से उपयोग करना, ये और चीज़ें तीनों हो चुकी हैं। आगे है कि दूरसंचार ने किस प्रकार संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी। जब दूरसंचार होता है उसमें किस प्रकार से क्रांति ला दी है, यानी कि टेलीविज़न वगैरह, इंटरनेट, इसमें किस प्रकार से, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। देखिए साथियों, हमारा टॉपिक था दूरसंचार का विकास। तो प्रौद्योगिकी में प्रगति ने हमारे संचार के तरीकों में क्रांति ला दी है एक तरह से। और जिस प्रकार से मोबाइल फ़ोन की आवागमन से लेकर वॉइस और डेटा सेवाओं के एकीकरण तक दूरसंचार के विकास में अभूतपूर्व सुविधाओं पहुँच ले रहे हैं। मोबाइल फ़ोन आने से बहुत सारी चीज़ें सरल हो चुकी है, साथियों इंटरनेट आने से बहुत चीज़ें सरल हो चुकी है, डेटा आने से बहुत चीज़ें सरल हो चुकी है। इन सब का एकीकरण मिलाकर दूरसंचार विकास हो चुका है, जिससे हमारा जो देश है, हमारा जो विश्व है वो बिल्कुल आगे की ओर अग्रसर हो रहा है, क्लियर हुआ, और आगे की ओर हम भी बढ़ते हैं। आगे के क्वेश्चन आते हैं फिर, हमारे व्यापार से संबंधित की मुक्त व्यापार क्या है, संक्षेप में लिखिए। तो बिल्कुल जो वो व्यापार है तो वो ये है कि आयात निर्यात में जो भेदभाव खत्म करने की नीति को मुक्त व्यापार कहते हैं। जो आयात किसी चीज़ को हम खरीदते हैं, किसी चीज़ को हम बेच देते हैं, तो उसकी जो नीति है उसको बदलाव करना चाहिए, उसको खत्म कर देना चाहिए। इसके तहत विभिन्न जो अर्थव्यवस्था वाले देशों के खरीदार और विक्रेता स्वेच्छा से सरकार वस्तुओं और सेवाओं पर हेरिफ, कोटा, सब्सिडी या किसी अन्य प्रतिबिंब की चिंता किए बिना व्यापार कर सकते हैं। हेरिफ के यानी कि जो टैरिफ, कोटा, सब्सिडी या फिर अन्य प्रतिबिंब, इसका यह मतलब है कि जिस प्रकार से हम किसी ऐप में मूवी देखते हैं तो वहाँ पर प्रीमियम लगाया जाता है, यानी कि 20 रुपये का, 50 रुपये का, 100 रुपये का, वहाँ इस प्रकार से यहाँ पर टैरिफ या फिर डेटा जो कोटा सब्सिडी होता है उसके तहत प्रीमियम को मुक्त कर दिया जाए, उसको हटा दिया जाए और किसी भी चिंता के कारण हम व्यापार कर सके। साथियों इस प्रकार से ये सरकार से गुहार लगाना चाहते हैं। चलो दिक्कत वाली बात नहीं, बस ये चीज़ साथियों। छठा है कि भारत में 1991 से लेकर 1921 की अवधि में जनसंख्या की ऋणात्मक यानी कि माइनस की वृद्धि के कुछ 3 कारण आपको बताना है साथियों। तो बिल्कुल उच्च जन्म और मृत्यु, पहला इसमें बताया गया है कि उच्च जन्म दर और मृत्यु दर के लिए खराब स्वास्थ्य। बिल्कुल सही बात है कि जो लोग किस कारण से मरते हैं, क्यों मरते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं है, चिकित्सा बिल्कुल ठीक नहीं है साथियों। और मृत्यु भी इसी कारण से होती है, जन्म इस प्रकार से नहीं होता है। जन्म से कोई व्यक्ति जो पेट में ही मर जाता है, महिला के पेट में मर जाता है, बच्चा या बच्ची हो जाती है, तो किसी क्यों मर जाती है, उसको चिकित्सा साइड से नहीं मिल पाती है साथियों, स्वास्थ्य उसका सही नहीं रह पाता है। दूसरी चीज़ आती है कि बड़े पैमाने पर लोगों की निरक्षरता का मतलब वो कुछ जानते नहीं है। बड़े बीमार बहुत सारे भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र साथियों, राजस्थान में सबसे ज़्यादा अनपढ़ लोग होते हैं, क्यों ज़्यादा जानते नहीं है, इसी कारण से उसके लोग स्वास्थ्य में ठीक नहीं जानते हैं कि हम इसको बताएं, इसको डॉक्टर को ठीक करवाएं, इस चीज़ से नहीं जानते। आगे कि भोजन की अक्षम वितरण प्रणाली और अन्य बुनियादी आवश्यकताएं। भोजन की अक्षम वितरण की प्रणाली, इसका यह मतलब है कि कोई लोगों को भोजन टाइम नहीं मिलता है, कि टाइम से टाइम उसको भोजन नहीं मिलता है, कभी 8 दिन में भोजन मिलता है। इस कारण से भी साथियों हमारे जो भारत है उसमें ऋणात्मक वृद्धि होती रहती है। चलो थोड़ा इस बात का अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर का, कि भारत में ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियों में अंतर को मूल बिंदु क्या है। तो उसके मूल बिंदु हमें देखने के लिए अलग साइड पर चलना पड़ेगा। देखिए साथियों, यहाँ पर स्पष्ट तरीके से बताया गया कि जो क्षेत्र शहर और शहरों के बाहर स्थित होते हैं उन्हें ग्रामीण क्षेत्र कहा जाता है। कहने का मतलब जो ऐसा क्षेत्र जो शहरों के बाहर स्थित होता है वो ग्रामीण क्षेत्र कहलाता है, जबकि वे क्षेत्र जहाँ शहर, कस्बे और उपनगर स्थित होते हैं वे शहरी इलाके कहलाते हैं। आप सभी जानते हो कि शहर ग्रामीण क्या होता है, आप आसानी से लिख सकते हो। आपके लिए 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन आ जाए बिल्कुल आपको फाड़ देना है। आगे है कि इन दोनों क्षेत्रों में मुख्य अंतर ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम होता है। समझ में आ रहा है ना, कहने का यह मतलब है कि यदि 1 किलोमीटर के अंदर 10 व्यक्ति रह रहे हैं, 2 किलोमीटर 15 व्यक्ति रह रहे हैं, इस प्रकार से। और शहर के अंदर क्या हो रहा है कि 1 किलोमीटर में कोई 100 रह रहे हैं, 1 किलोमीटर में 500 रह, इस प्रकार से। जबकि शहरी क्षेत्र में जनसंख्या मतलब बहुत अधिक रहता है सर, क्योंकि वहाँ पर ज़मीन की किल्लत रहती है, इस प्रकार से वहाँ पर चीज़ें होती हैं। आगे का क्वेश्चन देखेंगे हम कि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग, जो राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का संसद में टिप्पणी लिखेंगे, बिल्कुल छोटी सी टिप्पणी आपको लिख देनी है। देखिए साथियों, यहाँ पर लिखा है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इंग्लिश में क्या कहते हैं, NHI, ओके, नेशनल हाईवे प्राधिकरण, ओके, का गठन 1988 में संसद के अधिनियम द्वारा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत किया गया था। इसका निर्माण कब किया गया था, संस्थापक कौन था, ये लिख सकते हो। और NH को भारत सरकार द्वारा इन्हें सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन के केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में स्थापित किया गया है। छोटी सी NHI के बारे में आपको लिखना है, ओके, नेशनल हाईवे इंडिया, बस ये चीज़ लिखना, कुछ नहीं लिखना है। इसका संस्थापक कौन था, कब था, बनाया गया था, इसको क्यों बनाया गया था, 3-4 चीज़ें बनाई गई वो लिखना है। आगे का क्वेश्चन हमारे पास में दिए गए हैं कि भारत को विदेशी व्यापार में समुद्र पत्तनों की भूमिका को संक्षिप्त में बताना है। जो भारत में विदेशी मुद्रा थी उसको पता हो गए हैं, उसकी क्या भूमिका रही उसके बारे में आपको थोड़ी सी संक्षिप्त में बताना है। देखिए साथियों, विस्तार से बता देता हूँ मैं आपके। भारत में विदेशी व्यापार का ज़्यादातर हिस्सा समुद्री मार्गों से होता है, यानी कि जो व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, बिल्कुल सभी को पता है। तो समुद्री पतन होता है जो भारत के विदेशी व्यापार में अहम भूमिका निभाया, बिल्कुल बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। पहली बात यह है कि समुद्री व्यापार वैश्विक अर्थव्यवस्था के जीवन रखा है।
क्या है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसके जीवन की रेखाएं, यदि ये खत्म हो जाए तो सब कुछ खत्म हो जाए। आगे है कि समुद्री मार्गों से भारी मात्रा में माल को किफ़ायती तरीके से लंबी दूरी तक ले जाया जा सकता है। भारी माल को यानी कि बहुत सामान होते हैं, बहुत भारी भारी चीज़ें होती है जिनको समुद्री मार्ग से ले जाया जाता है और लाया जा सकता है लंबी दूरी तय के लिए, जैसे 20 किलोमीटर हो गया, 50 किलोमीटर हो गया, 80 किलोमीटर, इस प्रकार से। और आगे की बात करेंगे हम कि भारत के 3 तरफ सागर हैं। कितने हैं? 3 तरफ सागर है, इसलिए यहाँ समुद्री मार्ग के लिए बेहतर स्थिति, बहुत अच्छे सागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर और श्रीलंका हो गया। आगे की हम बात करेंगे कि समुद्री व्यापार में एक बार में बहुत ज़्यादा सामान जाया जा सकता है। समुद्री व्यापार में यानी कि बहुत बड़ी बड़ी जहाज़ें होती है, इतनी बड़ी बड़ी जहाज़ें हो जाती है कि जो 1 2 3 4 गाँव, 5 गाँव उसी के अंदर समा जाए, इतनी बड़ी बड़ी जहाज़ें होती है, उसमें खाना पीना, उसमें सब कुछ होना। आगे है कि समुद्री व्यापार के लिए खुले मार्ग उपलब्ध और उसमें दुर्घटना का खतरा कम रहता है। समुद्री मार्ग में कम दुर्घटना का कम रहता है, लेकिन कभी दुर्घटना हो भी जाती है तो कोई उसमें बच नहीं पाता है। क्लियर हुआ? बच जाता है क्योंकि आजकल तो टेक्निकल ज़माना आ गया साथियों। ओके, आगे क्वेश्चन आते हैं फिर हमारे पास में साथियों 10 नंबर का है। अरे भाई, कि जल प्रदूषणों में उद्योगों की भूमिका क्या उल्लेख करती है, यानी कि जो जल प्रदूषण है किस प्रकार से होता है उसके थोड़ा सा उल्लेख कीजिए, थोड़ा बता दीजिए, हम भी इसके बारे में जान लेते हैं। ज़्यादा बड़ी तो नहीं बताया है, लेकिन छोटी सी बता दी गई है। तो उद्योगों से विभिन्न उद्योगों धंधों में मुख्य पदार्थ के निर्माण के साथ कुछ अनुपयोगी पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। ये पृष्ठ पदार्थ प्राय हानिकारक होते हैं, बिल्कुल इतने खतरनाक होते हैं, जहर के बराबर होते हैं। जब कारखानों में इन अपशिष्ट पदार्थों की निकासी की व्यवस्था उचित नहीं होती है तब उसे नदी तालाब में छोड़ दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। ऐसे पदार्थ जो अपशिष्ट होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं, जिसको जल में छोड़ देने से वो दूषित हो जाते हैं। यदि कोई इसको व्यक्ति पी ले तो वो वहीं का वहीं ढेर हो जाए। ओके, जल प्रदूषण के बारे में आप अच्छी प्रकार से लिख सकते हो, उसके हानिकारक लिख सकते हो अच्छी प्रकार से। ओके, अगला क्वेश्चन है दृढ़ उत्तरात्मक प्रश्न, जो पहला है कि भारत में खनिज और ऊर्जा संसाधनों के असमान वितरण का वर्णन उपयुक्त उदाहरण देकर कीजिए। देख भाई मेरे साथियों, भारत में खनिज और ऊर्जा संसाधनों का वितरण असमान है। क्यों है भाई? तो पहला पॉइंट यहाँ पर बताया गया है कि भारत में ज़्यादातर अधात्विक खनिज प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके अंदर पाई जाती है साथियों। और आगे है कि कोयला भंडार ज़्यादातर दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी घाटी में पाई जाती है। कोयला जो भंडार है वो ज़्यादा दामोदरी नदी, सोन नदी, महानदी और गोदावरी घाटियों के अंदर भी पाई जाती है, मिल जाते हैं आसानी से। तीसरा पॉइंट है कि पेट्रोलियम भंडार असम में, गुजरात में और मुंबई हाई के तलचट्टी बेसिनों में मिलते हैं। जो पेट्रोलियम मिलता है वो कहाँ से मिलता है? असम में मिलता है, असम में मिलता है, गुजरात में मिलता है और मुंबई के जो तलचट्टी बेसिन है वहाँ पर मिल जाते हैं। आगे लोहे अयस्क के भंडार उड़ीसा और बिहार में ज़्यादातर हैं साथियों। बस जो धात्विक खनिजों में मिलना मुश्किल है। आगे है कि मैग्नीज अयस्क के भंडार महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में शामिल है। अगला पॉइंट बताया गया है कि भारत में खनिज तेल का असमान वितरण आयातक और निर्यातक देशों के बीच व्यापार संतुलन को प्रभावित करता है। आयातित नहीं, खरीद कर बेच कर जो चीज़ें होती हैं उसको व्यापार में संतुलित बनाए रखता है। आगे बताया है कि भारत की तेल और प्राकृतिक गैस पर निर्भरता भारत के चालू खाता घाटे का प्रमुख कारण है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय ये कृषि की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख, जो भारत में जो कृषि की समस्या होती है, सभी किसानों को जो समस्या होती रहती है उसके बारे में थोड़ा बहुत बताना है। जो भारत में कृषि होती है उसके पॉइंट वाइज पॉइंट देखेंगे साथ में। तो इसमें पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। पहला पॉइंट है कि जलवायु परिवर्तन, अप्रत्याशित मानसून, मिट्टी का संरक्षण, हवा और पानी के कारण मृदा अपरदन होता है। जलवायु परिवर्तन नहीं होती है तो ये समस्या हो जाती है। अप्रत्याशित मानसून यानी कि जो मानसून होता है प्रत्याशित नहीं होता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी आता ही नहीं है। मिट्टी का क्षरण होता है वो खत्म हो जाता है, उसका जो चिपचिपापन होता है वो खत्म हो जाता है, उसमें जो गुण होता है खत्म हो जाता है। हवा कभी उसको सही तरीके से मिल नहीं पाती है, पानी के कारण यानी कि पानी नहीं मिलता है तो अपरदन हो जाता है। आर्थिक समस्या दूसरा पॉइंट आ चुका है कि कम आय यानी कि कम पैसा, ऋण पहुंच संबंधी समस्याएं, इसके पास ज़्यादा ऋण नहीं होता है तो उसके कारण वो अच्छे प्रकार के बीज फसल नहीं बो पाता है और बाजार में अस्थिरता रहती है। कहने का मतलब होता है कि कम पैसा है, 500 रुपये, लेकिन बाजार में एक थैली 1500 की मिल रही है। इस प्रकार से अलग अलग चीज़ें होती रहती है। तो संस्थागत समस्या के बारे में देखेंगे कि जटिल भूमि होती है, स्वामित्व और काश्तकारी प्रणालियाँ होती है। जटिल भूमि का मतलब होता है कि जो जिसमें के अंदर बंजर भूमि होती है उसे जटिल भूमि के नाम से जानते हैं, जिसमें कुछ पैदावार नहीं होती है। चौथा पॉइंट है कि तकनीक समस्याएं होती हैं, तो पुरानी प्रथाओं और सीमित आधुनिक अपनाने के साथ एक तकनीकी अंतर भी होता है। पुरानी चीज़ें होती है, पुराने ज़माने की चीज़ों को अपनाकर वो चलते रहते हैं। पांचवा पॉइंट में दिया है कि कृषि भूमि से जुड़ी समस्याएं होती है। समस्याएं तो असमान भूमि वितरण होती है, खंडित भूखंड होता है और जमीन का औसत आकार घटता जाता है। असमान भूमि वितरण का मतलब होता है जैसे 2 भाई है, 3 भाई है तो उसमें 4-4, 5-5 इस प्रकार से छोटी छोटी आरे। खंडित भूमि का मतलब आधी भूमि कैसी पड़ी हुई, बंजर भूमि पड़ी हुई है, आदि के अंदर खड्डे हो रखे हैं। इस प्रकार जमीन का औसत आकार घटता रहता है। बिल्कुल जो भूमि है उसके पास 5 बीघा 1 बीघा उसका भी जो टुकड़ा है उसमें से जमीन घटती रहती है।
आगे बताया गया है फिर कि जो फसल से जुड़ी समस्याएं होती है, जैसे फसल पर सही मूल्य नहीं मिलना हुआ, यदि फसल अच्छी प्रकार की हो चुकी है तो बाज़ार में 500 की बोरी मिल जाती है, खरीद रहे 1000 की बोरी, और सही वितरण तंत्र नहीं होता है, भाई अच्छे प्रकार के दाम नहीं मिलता है उसको। सिंचाई से जुड़ी समस्याएं, मानसून की सटीक भविष्यवाणी न हो, मानसून की सटीक भविष्यवाणी जो आपको जो ऐप वगैरह बताते हैं, गूगल ऐप बताता है, अलग चीज़ें बताती रहती है कि आज मानसून होगा, आज नहीं हुआ, कल होगा। और सिंचाई व्यवस्था की उन्नत कठिनाइयों का तकनीकों का प्रशासन न होना, जैसे कोई व्यक्तिगत कुआं है, कुएं के अंदर इंजन है, इंजन के अंदर भी पेट्रोल तेल डीजल हो नहीं है, तो उसके कारण भी तकनीकी समस्याएं रहती हैं। आगे फिर हैं कि भंडार और परिवहन से जुड़ी समस्याएं, ग्रामीण इलाकों में अच्छे भंडारण की सुविधाओं की कमी रहती है। कहने का मतलब कोई व्यक्ति है, कोई किसान है, उसको 100 बीघा कहने का मतलब ये है कि 100 बोरियां सरसों हो चुकी है, उसको में रखने की बिल्कुल अच्छी जगह नहीं है, और परिवहन व्यवस्था की कमी है, और जिसके कारण वो अपनी मंडी होती है उसके पास वो नहीं पहुँचा पाता है माल। फिर आगे बताया कि कृषि श्रमिकों से जुड़ी समस्याएं होती हैं कि अल्प रोजगार होता है, बिल्कुल रोजगार नहीं होता है, अविकसितता होती है, अधिशेष जनसंख्या होती है। ये सभी कृषकों से जुड़ी समस्याएं साथ ही भारत के लोगों के साथ बिल्कुल अधिक होती है, जिसमें राजस्थान के ग्रामीणों के साथ बहुत अधिक होते हैं साथ ही। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे भी तीसरा प्रश्न दिया गया है कि द्वितीय गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधन का मूल्य बढ़ जाता है, कथन को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यदि इसका उत्तर मिलेगा तो बताऊंगा, वरना तो किस्मत के लाले ही मेरे भाई मिल जाते हैं, कभी नहीं मिलते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। इसका उत्तर हमें देख रहे मिलता है कि द्वितीय गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। प्राकृतिक संसाधन उसके मूल्य बढ़ जाते हैं, प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदलकर उसे मूल्यवान बना देते हैं। कपास का सीमित उपयोग है, सीमित का मतलब थोड़ी सी मात्रा है, परंतु तंतु में परिवर्तित होने के बाद ये और अधिक मूल्यवान हो जाता है, और इसका उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। कपास का प्रयोग किसमें किया जाता है वैसे साथियों? वस्त्र बनाने में कपास का उपयोग किया जाता है, और इसका उपयोग बिल्कुल सीमित मात्रा में है। इसलिए चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, निबंधात्मक प्रश्न होते हैं जो 5 नंबर के होते हैं। पहला एक, इंदिरा गांधी नहर कमान सत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। आपको इसका चित्र भी बनाना है, उसका बिल्कुल वर्णन करना है आसानी से, कब कहाँ से और कब कैसे और किसने, सब कुछ लिखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका मैं बताऊंगा, इसको आप किताब से देखकर। देखो साथियों, इंदिरा गांधी नहर योजना सचित्र वर्णन, यह आपके 100% एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है साथियों, अब देखेंगे हम अथवा वाला क्वेश्चन। भारत में जल संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यक जल प्रदूषण की समस्या के निवारण के संदर्भ में सरकारी प्रयासों का उल्लेख कीजिए। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो हम इसका उत्तर देख लेते हैं। देखिए साथियों, भारत में जल संरक्षण और प्रबंधन जरूरी इसलिए है क्योंकि जल संसाधन सीमित है, बिल्कुल छोटी सी मात्रा में है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है कि जल संसाधन बहुत बड़ा है, और अगली पीढ़ी के लिए उन्हें बचाकर रखना जरूरी है। यदि हम इस संसाधनों को बचाकर रखेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी उनको पी सकती है, उनको काम में ले सकती है। ओके, आगे आता है कि जल प्रबंधन से कृषि की बेहतरी के लिए कुशल सिंचाई पद्धतियों को विकसित करने में मदद करती है। तीसरा पॉइंट है हमारे पास कि जल प्रबंधन से प्रकृति और जैव विविधता के चक्र को बनाए रखने में भी मदद करती है। जल प्रबंधन देश में स्वच्छता सुनिश्चित करने में मदद करती है। जो जल है वो देश है उसकी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में मजबूत करता है, और स्वच्छता रखने में भी हमारी मदद करता है। जल संकट में देश की अर्थव्यवस्था को नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यदि हमारे देश में जल संकट हो चुका है तो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है कि दूसरा नंबर का है कि भारतीय कृषि के प्रमुख प्रकारों का विस्तार से वर्णन करना है। देखिए साथियों, भारतीय कृषि के प्रमुख प्रकार ये रहे। पहला प्रकार दिया गया है निर्वाह कृषि। तो निर्वाह कृषि के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। ये भारत में कृषि का प्रमुख प्रकार है। निर्वाह कृषि जो प्रमुख प्रकार है, इसमें किसान अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए अन्न का उत्पादन करते हैं। इस खेती में किसान जमीन के लिए छोटे से टुकड़े में पहले अपनी जरूरत की पूरी और बाकी जमीन को बेच देते हैं, लेकिन आजकल कोई नहीं बेचता, लेकिन निर्वाह कृषि के अंदर इस प्रकार से छोटी मोटी घटनाएं चलती रहती हैं। छोड़ो इस बात को, अगला प्रकार देखेंगे। अगला प्रकार दिया गया है फिर औद्योगिक कृषि का। तो इसमें बिक्री और व्यापार के उद्देश्य से फसलों और पशुओं का अधिक लक्षित और बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। बड़े पैमाने पर बहुत बड़े स्तर के अंदर जैविक कृषि यह भी भारत में कृषि का एक प्रमुख प्रकार है साथियों। अगला है बागवानी कृषि। तो ये भी भारत में कृषि का एक प्रमुख प्रकार है। लास्ट प्रकार है लेह खेती। एक प्रकार और रहता है लेकिन उसका मुझे याद नहीं है, लेह खेती है। ये भी भारत में कृषि का एक प्रमुख प्रकार है साथियों। क्लियर? तो देखो साथियों, पूरा पेपर आपका कंप्लीट हो चुका है। एक क्वेश्चन और बिल्कुल साथियों, आपका जो पेपर था वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें मानचित्र वाले प्रश्न रहे हैं, पहला और दूसरा। ओके, ये अथवा में आएंगे। यदि ये दो चीज़ें आएंगी तो वो भी अथवा में आएगी। क्लियर हो ना? याद रखना है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखा है यहाँ से। देखो साथियों, 22 के जो जितने भी क्वेश्चन थे मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। आपका मॉडल पेपर इसी प्रकार से छपेगा, और शायद मुझे लगता है कि इसमें से आपके ज़्यादा भी नहीं यार, कोई 10 क्वेश्चन आपके इसमें से आएंगे साथियों। इसलिए इस मॉडल पेपर को आप अच्छी प्रकार से याद रख। देखो साथियों, ये कहाँ से मॉडल पेपर लिया है मैंने? ये क्वेश्चन बैंक से लिया है। क्वेश्चन बैंक आपके बहुत काम आएगा साथियों। यदि किसी को भी क्वेश्चन बैंक चाहिए तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकता है। किस नंबर पर कर सकता है? इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकता है।
यदि व्हाट्सएप पर डायरेक्ट देख लिया, सेंड कर लिया जाता है समझा करो तो उसको देखा नहीं गया है, आप मुझे इस पर कॉल भी कर सकते हो। कॉल करना साथियों मुझे कि सर मुझे इसका क्वेश्चन बैंक चाहिए, फलाने का चाहिए और फलाने का नहीं चाहिए। क्लियर हो साथियों? तो अपने दोस्तों को भेजिएगा, सभी दोस्तों को जय भारत।